हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम 225 प्रश्न कंप्लीट किए हुए हैं अभी तक। ठीक है, हम आज शुरू करेंगे उसके आगे। तो समय ना गंवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी एग्जाम में किसी भी तरीके से आए हुए ज़रूर हैं। चाहे वो क्वेश्चन ही आया हुआ या फिर आप उसका जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको वो प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में मिल जरूर जाएगा। ठीक है, तो भैया वीडियो को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आपके परीक्षा में भी वो प्रश्न अगर आ गया तो आपसे गलत होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से सुनना है और उसको समझना भी है। तो देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखना भाई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज है 226 नंबर। प्रश्न है कि भैया निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें बताना सुमेलित नहीं है जो बृहत हिमालय फोटुल, पीरपंजाल खारदुंगला, जास्कर, बनिहाल। तो तीनों क्या सही हैं या गलत हैं? तो हम बता दें कि ये तीनों ही गलत हैं। कैसे गलत हैं? अब देखो कैसे सही क्या होगा इसका। सही है कि बृहत हिमालय में जोजिला है, पीर पंजाल में बनिहाल और जास्कर में फटुला पाया जाता है। ओके, तो याद रखना ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, आगे देखते हैं। फटुला दर्रा लद्दाख श्रेणी में है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित नदियों पर बताना है कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो रावी है क्या, ब्यास, यमुना, घाघरा। यमुना तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, बाकी 1 2 3 5 तो है ये हैं। तो 1 2 3 5 तो वैसे कोई नहीं है, तो ये सभी सही हैं क्योंकि यमुना भी होगी तब। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सभी हैं। ओके, चलिए, व्याख्या वही है, नाम नदियों को दे दिए गए। देखिए, ये कोई जनजाति है जिनके बारे में बताया गया है यहाँ ऊपर, ये पूरा 3 स्टेटमेंट के रूप में उनके बारे में बताना कौन सी जनजाति है वो। तो भैया ध्यान रखना कि ये ऋतु प्रवास करती है। दूसरा है खानाबदोश जनजाति है। तीसरा है कि यह ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों में चले जाते हैं और शरद ऋतु में फिर से ये घाटियों में लौट आते हैं। तो बताना कौन सी जनजाति से संबंधित है। नागा, भील, थारू ये सब तो नहीं है, इसमें है भोटिया। ओके, हाँ, भोटिया ही है। उपरोक्त विशेषताएं उत्तराखंड में निवास करती हैं। भोटिया याद रखना। इस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं, खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चले जाते हैं और शीत ऋतु में वो फिर से घाटी में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखना, शीत ऋतु में जो ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान होता है उसको बोलते हैं बुग्याल। ऊंचाई पर स्थित जो घास का मैदान है उसको बुग्याल बोलते हैं। शरद ऋतु में वो घाटियों में वापस आ जाते हैं। तो बुग्याल क्या है भाई, ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान है। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार बताना कौन सा उत्तर सही है। लेप्चा जनजाति गारो पहाड़ियों पर निवास करती है, सही है क्या। दुआर स्थल कृति में चाय के बागान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सही उत्तर पूछा गया है, तो याद रखना लेप्चा जनजाति गारो में नहीं निवास करती। ठीक है, दूसरा सही था। क्या है, लेप्चा जनजाति सिक्किम में है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। जनजातियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो याद रखना, लास्ट ईयर भी आया होता प्रश्न, है ना। दुआर स्थलाकृतियाँ कहाँ, दार्जिलिंग क्षेत्र में मिलती हैं। दुआर स्थलाकृति दार्जिलिंग क्षेत्र में है। यह इसका उपयोग चाय का बागान लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया था। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के बारे में बताना है। आपको पता है कि यारलुंग जांगबो बोलते हैं तिब्बत में, ऐसे जाती है फिर ऐसे ऐसे फिर कट जाती है। यहाँ पे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से प्रवेश करती है दिहांग दिसांग। ठीक है, नामचा बरवा के पास ये यू आकार में मुड़ती हुई भारत में प्रवेश करती है, नामचा बरवा के पास। जब यह नदी आसाम में पहुंचती है तब इसका नाम होता है भैया ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की कई सारी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। देखो, हमने आपको क्लास में भी बताया है, कामेंग, धनसिरी, सुबनसिरी, इरावदी नहीं है, याद रखना। अब देखिए 1 2 3 है लेकिन चौथा नहीं है।
अब एक काम करते हैं, 1 2 3 है लेकिन चौथा नहीं है, तो याद रखना भाई 1 2 3 तो हमें कन्फर्म है, तो चौथा जब नहीं है तो सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब 1 2 3 सही है, कन्फर्म है, तो 1 2 3 मतलब बी सही है इसका उत्तर, ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। तो अब हम देख लेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कामेंग, धनसिरी, सुबनसिरी, रिहांग, दिबांग, लोहित, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये सभी नदियाँ कैसी हैं, 12मासी हैं भाई, सभी की सभी 12मासी नदियाँ हैं। डिफू दर्रा, डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, इसका उत्तर देख लिए हैं, ठीक है। डिफू दर्रा कहाँ है, डिफू अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, बात सही है, सही कथन बताना था यहाँ पे विचार करके। मोलेसिस बेसिन, बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ऊपर हमने अभी स्टेटमेंट में देखा, वो प्रश्न देखा है, तो ये नहीं है, ये तो गलत है, बराक। चिंदमिन नदी इरावदी की सहायक है, तो देखिए पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे पहला सही दूसरा गलत है, तो याद रखना पहला ये बी तो होगा नहीं, पहला सही दूसरा गलत है, तो डी हो सकता है या फिर ए या सी हो सकता है। चिंदमिन इरावदी की सहायक नदी है, तो इसका तीनों सही है, मतलब पहला तीसरा सही है, दूसरा तो गलत ही था, ठीक है। अब देखिए मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, क्यों? मोलेसिस बेसिन के मतलब क्या है कि यह मुलायम और असंगठित पत्थरों का बना हुआ है। मोलेसिस बेसिन मुलायम और असंगठित पत्थरों का बना हुआ क्षेत्र है। बराक मेघना की सहायक है, याद रखना भाई, बराक जो है मेघना की सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली चिंदमिन नदी जो है, मणिपुर के पूर्वी भाग में बह रही है चिंदमिन, यह म्यांमार में बहने वाली इरावदी की सहायक नदी है। नागा, पटकोई, चिनलुसाई ऐसी पहाड़ियां लगी ना, याद रखना ये म्यांमार और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है, कौन? यही इरावदी नदी। ये पहाड़ियां तो ही हैं, इसके बाद ये भी है, ठीक है, ऐसी बह रही। चलिए भैया आगे देखते हैं, अगला क्या है कि सही कथन बताना हमें कि निम्नलिखित में से सही नहीं, अच्छा सही नहीं गलत बताना हमको, तो गलत कौन सा हो सकता है इसमें? देखिए यमुना की सहायक जो हैं अधिकतर नदियां विंध्याचल और कैमूर से निकलती हैं, क्या सही है क्या? यमुना की ज़्यादातर सहायक नदियां हिमालय से नहीं है, ये तो कन्फर्म है, तो ये पहला तो सही है। बनास जो है चंबल की सहायक है, अरावली से निकल रही है। रीची द्वीप लबरिंथ अरब सागर में है, ये भी सही है कि ये गलत है? यही गलत है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेरे ख्याल से सी, हाँ ठीक है। तो याद रखना भाई रीची और लबरिंथ दोनों बंगाल की खाड़ी में है। रीची और लबरिंथ कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यहाँ पर सुमेलित करना है, पर्वत चोटियाँ और द्वीप दिए गए हैं भाई। अब देखिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट अंडमान, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, इसमें सीधा सा हम उत्तर ही देख लेते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक लगभग 712 मीटर ऊंचा है। मध्य अंडमान में माउंट डियो वैली है, दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयाव है, और ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर पर्वत चोटी स्थित है, ठीक है। अब कयाल क्या होता है भाई? कयाल, कयाल किस तट से संबंधित तो आपको पता है, मालाबार से संबंधित है, केरल में कयाल होता है, ठीक है। चलिए कयाल क्या भाई? कयाल स्थलाकृति मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है, याद रखना। इसे अंतः स्थलीय नौकायान और मछली पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। केरल में प्रतिवर्ष होता है वल्लामकल्ली नौका दौड़ होता है, वल्लामकल्ली नौका दौड़ होता है, उसका आयोजन होता है पुन्नामदा कयाल में। पुन्नामदा कयाल में वल्लामकल्ली जो नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, कहाँ पे? पुन्नामदा कयाल में किया जाता है हर साल, केरल में, ठीक है। चलिए आगे है, सही उत्तर बताना इसमें विचार करके। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं, बात सही है। उभरा होने के बाद पूर्वी तट पर पत्तन और पोताश्रय कम है, तो ये भी सही है। हम आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि क्या कारण है, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये भी बताई थी कि पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान में अंतर क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन अगर आएगा तो आप वहाँ पे भूलेंगे नहीं, तो याद रखना भाई, ठीक है। दोनों ही कथन सही हैं। तटीय मैदान की तुलना पूर्वी मैदान अधिक चौड़ा है, उभरा हुआ है पूर्वी मैदान, इसलिए वहाँ पर पत्तन और पोताश्रय कम है, वहाँ पर प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है, ठीक है। कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से निर्मित है? ये तो सबको पता होगा, लक्षद्वीप है।
ठीक है, लक्षद्वीप है। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। मिनिकॉय भारत का ही है, ठीक है, याद रखना। प्रवाल निक्षेप से निर्मित, यहाँ पे 36 द्वीप हैं जो कि 11 पर मानव आवास भी है। तो यहाँ पर एक प्रश्न अगर पूछ लें कि लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यहाँ पर एक प्रश्न है और हमने पढ़ाया भी है, क्लास में बताया भी है, तो याद रखना, भूलना मत, उसको आपको बताने की ज़रूरत है और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, सही कथन है कौन सा वो बस हमें बताना है। यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बान बोलते हैं, क्या सही बात है। मीठन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त कर लेती, बात ये तो सही है। भारत में यह नदी लेह जिले में बहती, देखिए तीसरा तो सही है, ये सभी सही है, इसके गलत को नहीं है, ठीक है। हिमालयी अपवाह तंत्र में अनेक नदी तंत्र हैं, इसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हैं। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे तो यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचूस के निकट हिमनद से निकल रही है। इसे सिंगी खम्बान शेरमुख, याद रखना, शेरमुख किसको बोला जाता है, सिंधु नदी को सिंगी खम्बान भी बोलते हैं। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बह रही है भाई। आगे जाकर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह जम्मू कश्मीर के गिलगित के निकट एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण भी करती है, गिलगित के निकट, ठीक है। पाकिस्तान में यह चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है, याद रखना, पाकिस्तान में एक चिल्लड़ जगह है, वहां पर दर्दिस्तान में प्रवेश करती है और यह पाकिस्तान में मीठन कोट के पास पंचनद का जल प्राप्त कर लेती है। पंचनद भी के बारे में भी हमने बताया था, जब हम पंचनद बता रहे थे तो आप लोगों ने क्या बताया था, पंचप्रयाग के बारे में आप लोग बता रहे थे, फिर बताने लग गए थे मैं, है ना। तो याद रखना, पंचनद का नाम लिए थे हम उस समय, मीठन कोट के निकट में है। पंजाब की 5 मुख्य नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम को संयुक्त रूप से पंचनद कहा जाता है। किसको किसको याद रखना लगे, कौन कौन है पंचनद, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ओके, आगे देख लेते हैं। और है कि भाई श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और ट्रास भारत में इसकी सहायक नदी है। भारत में सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, श्योक है, गिलगित है, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, द्रास, इन सब का नाम याद रखना भाई, याद रखना। काबुल, खर्रम, तोची, गोमल, विबोवा और संगर, ये पाकिस्तान में इसके दाहिने तट पर मिलती है। दाहिने तट पे पाकिस्तान में कौन कौन नदी मिल रही भाई, तो काबुल है, खुर्रम है, तोची है, गोमल है, विबोवा है और संगर है। भारत में यह नदी लेह जिले में बहती है, तो ये भी हमें याद रखना भाई। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें, इसका उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट रांगो सांगपो ग्लेशियर से होता है। क्या अपवाहतन 4 देशों मतलब तिब्बत, चीन, भूटान, भारत, बांग्लादेश, तो भैया भूटान में नहीं होता, दूसरा तो गलत है। भूवैज्ञान की तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण यह भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। अभी हमने ऊपर बताया था कि नामचा बरवा के पास वो क्या करती, नदी ऐसे आती है, ऐसे घूम जाती है, फिर ये आकार में यूटर्न ले रही ना, तो तीसरा भी सही है। तो देखिए दूसरा गलत है, तीसरा सही है। अब देखिए इसमें सही कौन सा है, दूसरा गलत है तो पहला ए तो होगा नहीं और डी भी नहीं होगा, तीसरा सही है, पहला भी सही है, तो इसका सही उत्तर नहीं, सिर्फ तीसरा सही है। हाँ, इसका मानसरोवर झील के निकट रांगो सांगपो से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना इसका तीसरा सिर्फ सी सही है। क्या है, इसका उद्गम होता है कैलाश श्रेणी में, कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर से ही हो रहा है, झील के निकट, कहाँ से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, याद रखना। चीन के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से किए गए एक नए अध्ययन से इस नदी का स्रोत आंगसी हिमनद है। रांगो सांगपो तिब्बत की नदी का नाम है भाई, रांगो सांगपो क्या है, तिब्बत की नदी का नाम है, जो ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट पर मिलती है। रांगो सांगपो तिब्बत की नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र से आकर दाहिने तट पर मिल जाती है, ठीक है। इसका अपवाहन 3 देशों में है, तिब्बत में है, भारत बांग्लादेश में भी है, ठीक है। उद्गम के बाद ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग के समानांतर बहते हुए नामचा बरवा के समीप अचानक दक्षिण दिशा में यूटर्न लेती है, भारत प्रवेश करती है। हिमालय के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा, पूर्वी भाग में नामचा बरवा, लास्ट ईयर प्रश्न में था,
के समीप दक्षिण की ओर एक संघीय अवनमन है। हिमालय की इसी आकारिकी का अनुसरण कर ब्रह्मपुत्र नदी भी नामचा बरवा के पास यू टर्न लेकर प्रवेश कर जाती है। अर्थात तीसरा कथन सही था। ठीक है, और भी है भैया कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही सुमेलित बताना है। इस नदी का बेसिन मरियनला दर्रे द्वारा मानसरोवर झील से पृथक होता है। तिब्बत में इसे तुईवई नाम से भी जाना जाता है। नामचा बरवा के निकट यह एक तीखा मोड़ लेते हुए गहरा महाखड्ड बनाती है। तो तीसरा तो सही है, पहले दूसरे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वैसे सही इसका पहला तीसरा ही है, दूसरा गलत था। तिब्बत में हमने बताया था सांगपो बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है मरियन ला दर्रे के द्वारा मानसरोवर से पृथक होता है। मरियन ला दर्रा है भाई चेमायुंग ग्लेशियर में, जो कि मानसरोवर झील से अलग हो रहा है। ठीक है, नामचा बरवा के पर्वत के पास क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी एक तीखा मोड़ लेती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ती है और एक गहरा महाखड्ड का निर्माण भी करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में बताना कौन सा कथन असत्य है। अब याद रखना भाई, तो यह हिमालय की गिरिपथ से, यह कामेंग से निकलती है, पहला सही है क्या। दूसरा, यह नदी भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम से प्रवेश करती है। इतना भी आगे है, इसकी सहायक नदियां दिबांग या सिकांग लोहित के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। यह नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन, देखिए डी तो सही है, असत्य पूछा गया है, और सी भी सही है। तो याद रखना पहला दूसरा में से गलत होगा, तो इसका पहला ही गलत है, क्योंकि हिमालय की गिरिपथ से कामेंग से नहीं निकल रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्यों गलत है। पहला कि हिमालय की गिरिपथ से ब्रह्मपुत्र शीर्षांग दिशांग नाम से निकलती है, शीर्षांग दिशांग नाम से। कामेंग इसके दाहिने तट पर मिलती है, कामेंग दाहिने तट पर मिल रही है, एक सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग और असम में जिया भरेली, जिसको कामेंग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसी को आसाम में बोलते हैं जिया भरेली नाम से। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम से प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां दिबांग सिकांग लोहित के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है भैया। इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं। इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें बहुत अधिक अवसाद बहकर आता है, और इसी कारण यह नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ओके, कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। वहां पर कुछ और नदी देख रहे थे ब्रह्मपुत्र की सहायक, यहाँ पर कुछ और देखेंगे तो आपको सारी नदियों के बारे में पता हो जाएगा। सुबनसिरी तो है, हुगली नहीं है, गलत है। संकोश है, लोहित भी है, धनसिरी बूढ़ी दिहंग भी है। तो याद रखना 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5 सी है इसका सही उत्तर। ठीक है, बूढ़ी दिहिंग धनसिरी ब्रह्मपुत्र के अब देखो, बूढ़ी दिहिंग धनसिरी ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर मिलती है। दाहिने तट पर मिलती कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। हुगली नदी का संबंध गंगा से है। पुथीमारी, पगालदिया और मानस भी इसकी सहायक नदी है, मानस, पगालदिया और पुथीमारी। ठीक है, पुथीमारी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं भैया, नाम याद रख लेना सबका। हिमालय के पौधतंत्र के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया ना। तो याद रखें, ये नदियां पर्वतों से होकर गुजरने के क्रम में वी आकार घाटियां बनाती है, सही है। हम जब पढ़ाए थे नदियां, तो नदियों के बारे में हमने बताया था, हिमालयी नदियां जो है वो क्या करती हैं, वो अपने आधार तल को काट रही हैं, अभी भी युवावस्था में है। जबकि प्रायद्वीप की नदियां कैसी हैं, वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं पहले से ही, तो अब वो आधार तल को नहीं काटती, वो अपने बगल बगल को काट रही है। ठीक है, पहला सही है। मैदानी क्षेत्र में ये नदियां सर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती है, ये भी बात सही है। इस उपतंत्र में जल प्रपात का अभाव प्राप्त होता है, तो बात ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे ज़्यादातर जो जलप्रपात हैं वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, तो पहला और दूसरा इसका सही होगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी हमने व्याख्या दी भी नहीं, क्योंकि व्याख्या वही रहेगी। ठीक है, अब इसका देखिए प्रश्न दिख रहा है, सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना, सिंधु नदी कराची के समीप अरब सागर से में मिलने से पहले ऐश्वर्य का नहीं करती है, मिलती तो कराची के पास है, अरब सागर से ही मिल रही, लेकिन यह निर्माण करती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए याद रखना, वही कराची के पास में ही है। अब देखेंगे सही व्याख्या, मतलब सही मिलान है। भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग, बात सही है ना। धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली विष्णु गंगा जोशीमठ। अलकनंदा पिंडर
विष्णुप्रयाग नहीं, कर्णप्रयाग होगा। तो पहला तो सही है, तीसरा तो गलत लग रहा है भाई। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। हाँ, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। अलकनंदा पिंडर जो है कर्णप्रयाग है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। गंगा नदी गंगोत्री गोमुख से निकलने से देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और इसके बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। भैया जब यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती तभी बनती है गंगा। अलकनंदा नदी सतोपंथ से निकल रही है। अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से निकल रही है। उत्तराखंड पीसीएस का पेपर होगा तो उसमें भी ध्यान रखना है। बाकी चाहे जो एग्जाम्स होंगे भैया पूछा तो जाएगा ही। धौली विष्णु गंगा से मिलकर बनती है। धौली और विष्णु गंगा के मिलने से अलकनंदा बन रही है, ये भी याद रखना, जो विष्णु प्रयाग या जोशी मठ में आपस में मिल जाती हैं। तो कौन कौन मिलती है? धौली और विष्णु कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग या जोशी मठ में मिलती हैं और मिलने के बाद बनती है कौन सी? अलकनंदा। हम एक पीडीएफ भेजे हुए हैं अफवाह तंत्र के बारे में, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पिंडार जो है अलकनंदा की सहायक है, याद रखना। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, मंदाकिनी या काली गंगा, मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा की ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अपवाह प्रतिरूप दिखाना है इसमें। तो पूर्ववर्ती अपवाह पहला सही है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। आरोपित है दामोदर स्वर्णरेखा, वृक्षाकार, कृष्णा गोदावरी, कावेरी। तो तीनों सही है इसके। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। हाँ, पहला सही क्यों सही है? पहला देख लेते हैं भैया। नदी ढलान का एक हिस्सा, आसपास का क्षेत्र ऊपर उठ जाता है। पहली चीज, जब नदी ढलान का एक हिस्सा और आसपास का क्षेत्र ऊपर उठ जाता है, साथ ही नदियां अपने ढाल के सहारे ही चलती हैं, तो ऊपर उठे हुए हिस्से को क्या बोलते हैं? आरी की भांत काट देती है। ऊपर उठे हुए हिस्से को आरी की तरह काटती है, जिससे गहरे गौज का निर्माण भी होता है। इस तरह के अपवाह प्रतिरूप को पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इसी अपवाह प्रतिरूप का पालन भी कर रही हैं। ठीक है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। दूसरा सही है, जब कोई नदी अपने आरंभिक ढलान के सहारे किसी नरम चट्टान से चलती हुई किसी कठोर आधारी चट्टान पर पहुंचती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कठोर आधारी या चट्टान से इसका कोई संबंध नहीं है। भाई सरल से कठिन की ओर जाएगी ना। तो इस प्रकार के अपवाह को बोलते हैं आरोपित। मतलब वो नॉर्मल को काटेगी, कठिन को क्या करेगी? नॉर्मल करके उस पर चलती रहेगी, तो वो कटता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, तो यही होता आरोपित। आरोपित में दामोदर, स्वर्णरेखा और चंबल तीनों का नाम याद रखना। दामोदर, स्वर्णरेखा और चंबल का नाम आता है। ठीक है, आरोपित वाले में। वृक्षाकार में देखेंगे, यह एक असमान और वृक्ष शाखाओं की भांति होता है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां उदाहरण है। नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। सही उत्तर बताना, कौन कौन सी नदी पश्चिम की ओर बह रही है? तो कावेरी पश्चिम में बहती क्या? नहीं, माही बहती है, बस सही है। काबिनी भी बह रही है, कावेरी नहीं बहती है, बस इतना याद रखो। तो पहला और चौथा तो है लेकिन दूसरा नहीं है। तो दूसरा जब नहीं है तो याद रखिए पहला और चौथा, माही और साबरमती है। हाँ, काबिनी भी नहीं है। हाँ, काबिनी दक्षिण में है। तो पहला और तीसरा सही है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, माही एवं साबरमती गुजरात में पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, लूनी, पंबा, भरतपुझा और पेरियार, ये कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बह रही हैं। इनके बारे में ध्यान रखना हमें। ठीक है, याद रख लेना। क्योंकि कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदी है। भाविनी और काबिनी जो हैं ये दोनों इसी की सहायक हैं। किसकी? कावेरी नदी की। तो भैया आज ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, उनको अपने एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे उनको आप कंप्लीट भी करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगली वीडियो फिर बनेगी तो वो हिस्ट्री या पॉलिटी से संबंधित होगी, या फिर हो सकता है इकोनॉमिक्स या एनवायरनमेंट से संबंधित रहे। ठीक है, तो अगली वीडियो के साथ कब मिलेंगे? कल मिलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।